तो जिस प्रकार ग्रंथियों का ऑर्डर ऊपर से एक हायरार्की के सिस्टम से है, उसी प्रकार चक्रों का भी ऑर्डर उसी प्रकार है। ऊपर का चक्र नीचे के चक्रों को नियंत्रित करता है। वो मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, जो चक्र है वो वृत्तियों को नियंत्रित करता है, ग्रंथि है वो हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। जो चक्र है और ग्रंथियां हैं, इन दोनों का जो समावेश है, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, यही हमारे जैविक अस्तित्व का आधार है, जो हमारे चेतना नीचे या ऊपर ले जाने में मदद करता है। इसलिए इसको आज अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा। ये जो ग्रंथियां हैं, ऊपर की ग्रंथियां नीचे की ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसका ऑर्डर क्या है ये समझ लीजिए। जहां से दिखाई पड़े वहीं तक मैं लिखूंगा। सबसे ऊपर का ग्लैंड है पीनियल, दिखाई पड़ रहा है ना जी। जी दादा। पीनियल ग्लैंड है, उसके नीचे का जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं पिट्यूटरी। वो दलिया बाहर निकाल के रख दो। उसके नीचे का जो ग्रंथि है उसको बोलते हैं थायराइड। दादा हम म्यूट कर। ठीक है ना। जी। और थाइमस ग्लैंड के नीचे वाली जो ग्रंथियां हैं वो बोलते हैं एड्रिनल। उसके नीचे पैनक्रियाज, और अंतिम ग्रंथि है उसको बोलते हैं गोनाड्स। ये ग्रंथियों का ऑर्डर है हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम में। ये ग्रंथियां क्या करते हैं, अलग अलग तरह का हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम पर अलग अलग प्रभाव डालता है। दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा, जो चक्र है, चक्र का भी ऑर्डर उसी तरह है। ऊपर का चक्र को क्या बोलते हैं, सहस्रार। उसके नीचे के चक्र हैं उसको बोलते हैं आज्ञा। उसके नीचे वाला जो चक्र है उसको बोलते हैं विशुद्ध। उसके नीचे अनाहत, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे स्वाधिष्ठान, और सबसे नीचे मूलाधार। तो चक्र क्या है और ग्रंथि क्या है। ग्रंथि एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो हार्मोन रिलीज करता है, और चक्र क्या है, साइकिक सेंटर है जहां से अलग अलग वृत्तियों का नियंत्रण होता है। न केवल नियंत्रण, सृजन भी होता है। तो जब मैं चक्र पर आऊंगा तो बताऊंगा ये वृत्तियों का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि वृत्तियां आसमान से नहीं गिरती है। ये एक साइकिक सिस्टम है। इस कॉस्मिक ऑर्डर में वृत्तियों का अलग अलग तरह से निर्माण होता है। छोटे जीव में वृत्तियों की संख्या कम है, बड़े जीव में ज्यादा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले हम
बायोलॉजिकल सिस्टम में जाएं तो ये याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिएगा कि ग्रंथियां क्या करते हैं, ये हार्मोन को कंट्रोल करता है और जो चक्र है वो वृत्ति को। तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ऊपर का जो ये ग्रंथि है पीनियल, ये ग्रंथि स्पिरिचुअल ग्रंथि है, और ये जो ग्रंथि है पिट्यूटरी, ये साइकिक ग्रंथि है, साइकिक ग्लैंड है। और थायराइड से नीचे गोनाड्स तक ये जो 5 ग्रंथियां हैं, ये फिजिकल ग्रंथियां हैं। इसलिए थायराइड ग्लैंड तक हम बॉडी हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में हम माइंड हैं, और पिनियल ग्लैंड में हम कॉन्शसनेस हैं। तो थायराइड से लेकर के गोनाड्स तक हम क्या हो गए, बॉडी, और यहाँ माइंड, और यहाँ हम हैं कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस। ये बॉडी माइंड का जो, बॉडी माइंड और कॉन्शसनेस का जो कोऑर्डिनेशन है, जो लिंक है, हमारे फिजिकल और साइकिक दोनों लेवल में है। और दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा था, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, कैंसर का कुछ डेवलप हुआ। जो कैंसर का वार्ड था जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स थे, उन्होंने देखा न्यूज में अब कैंसर से डरने की कोई बात नहीं है, मेडिसिन बहुत इफेक्टिव आ गया है। और कुछ लोगों ने मेडिसिन खरीदा, मेडिसिन यूज करने के बाद बहुत फास्ट रिकवरी भी होने लगा। अगले वीक न्यूज आया, ये जो मेडिसिन है जो अभी डेवलप हुआ है, ये बहुत खतरनाक मेडिसिन है। ये कैंसर को क्योर नहीं करता है, बल्कि कैंसर को और एग्रेसिव कर देता है। जो जो पेशेंट 90% तक ठीक हो गया था, फिर से उसको कैंसर का जो स्टेज है और धीरे 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 डीप लेवल में जाने लगा, सीरियस लेवल में जाने लगा। अब डॉक्टर बहुत हैरान हैं कि सेम मेडिसिन अभी तुरंत ठीक किया है, अचानक क्या हो गया। मेडिकल साइंस के पास इसका जवाब नहीं था। जैसे ही मरीज ने देखा कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेडिसिन डेवलप हो गया है, इलाज डेवलप हो गया है, ये जो आशा एक वृत्ति है, होप एक प्रोपेंसिटी है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया, जो अनाहत चक्र से कंट्रोल होता है। और अनाहत चक्र से ये जुड़ा रहता है थाइमस ग्लैंड से ही हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का जो क्षमता रखता है, वो यहीं से होता है, थाइमस ग्लैंड से। जैसे ही आशा डेवलप हुआ, आशा स्ट्रांग हुआ, वैसे ही थाइमस ग्लैंड एक्टिवली काम करना शुरू किया और बॉडी में एंटीबॉडीज, जो रेजिस्टेंस पावर है, और डेवलप होने लगा और कैंसर क्योर होने लगा। जैसे ही सेकेंड न्यूज देखा कि ये
दवा खतरनाक है, सीरियस बीमारी पैदा कर देता है, वैसे ही जो आशा है, जो एस्पेरांसा है, स्पेनिश में एस्पेरांसा बोलते हैं आशा को, वो होप का लेवल बहुत डाउन गया। जैसे ही होप का लेवल बहुत डाउन गया, बॉडी का जो थाइमस ग्लैंड है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना बहुत ही स्लो कर दिया, और कैंसर नेचुरली हर बॉडी में रहता है, कैंसर का जो पॉसिबिलिटी है वो एग्रेसिव हो गया। तो इसका जवाब मेडिकल साइंस के पास नहीं था, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस के पास था। आज हम इसको स्टडी करेंगे कि ये जो हमारा जो वृत्तियां हैं अलग अलग, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे ग्रंथियों को कैसे प्रभावित करता है, और ठीक उसी प्रकार ग्रंथियां वृत्तियों को कैसे प्रभावित करता है। तो पहले हम अलग अलग ग्रंथियों का फंक्शन समझेंगे, उसके बाद अलग अलग चक्रों का। ये जो ग्रंथि है पीनियल, लगभग 10,000 साल पहले ये तो क्या बोलते हैं, घर में एक तरह का कीड़ा होता है, उसको नाम मैं भूल रहा हूँ हिंदी में, वो क्या करता है, वो कीड़ा मकोड़ा को खाता है, लंबा जैसा होता है, छिपकली। छिपकली। ये जो छिपकली है, उसके यहाँ सहस्रार चक्र पर, माथे पर एक लाइट हुआ करता था। ये चक्र उसका ओपन रहता था, उसी लाइट के मदद से वो अपना शिकार खोजता था। धीरे धीरे जैसे ही ये जो नेचर का सिस्टम क्रूड होते गया, ये जो चक्र था छिपकली का, वो कवर हो गया, ब्रेन का सीट बन गया। मनुष्य के केस में अभी भी आप देखेंगे, जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको यहाँ हड्डी नहीं होता है, छोटे बच्चे को। और ये जो सीट है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, ये सीट कॉन्शसनेस का सीट है, जहां से बच्चा प्योर कॉन्शसनेस से, परमात्मा से जुड़ा रहता है। इसलिए कभी कभी आप नोट करेंगे कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा रोता नहीं है, क्योंकि उसका जो लिंक है प्योर कॉन्शसनेस से बहुत ही नेचुरल है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, थोड़ा सा बॉडी में फिजिकल टॉर्चर पैदा करते हैं, ताकि उसका अटेंशन कॉन्शसनेस से हट करके बॉडी में आ जाए। इसका बायोलॉजिकल बेनिफिट है, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये खुलना शुरू हो जाता है, ये एक्टिवली काम करना शुरू होता है। तो इसका जो ओरिजिनल कॉज है, स्पिरिचुअल कॉज है देखिए रोने का, वो ये है कि ये जो प्योर कॉन्शसनेस का जो तरंग है वो बहुत ही सूदिंग था, बहुत ही अच्छा था। जैसे ही उसका अटेंशन कॉन्शसनेस से हट करके बॉडी में आया, अब जो भौतिक तरंगे हैं, जड़ की तरंगे हैं, बच्चे को पसंद नहीं आता है और बच्चा चिल्लाने लगता है। बच्चे के रोने का आध्यात्मिक कारण यही है कि जड़ की तरंगें उसको पसंद नहीं हो रहा है। वो एक आनंद की धारा में बह रहा था, उसका कनेक्शन नेचुरल था इस ग्रंथियों के माध्यम से, और ये कंप्लीटली ओपन रहता है। तो
आप नोटिस करेंगे, क्योंकि कॉन्शसनेस बच्चे का बहुत ही क्लियर है, उसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन अभी नहीं हुआ है। बच्चा अलर्ट रहता है कि ये जो बॉडी है, डिवाइन बॉडी, ये जो स्ट्रक्चर है, अपने आप में डिविनिटी को प्रोड्यूस करने का मशीन है। ये हमारे लिए गिफ्ट है, परमात्मा का ये गिफ्ट है, और ये अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों को नहीं है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मैं यूज करूंगा और डिविनिटी में एस्टेब्लिश हो जाऊंगा, इस विकास की धारा को कंप्लीट कर दूंगा, इवोल्यूशन के प्रोसेस को फिनिश कर दूंगा। ये जो संकल्प है, आप देखेंगे हर एक बच्चे का मुट्ठी बंद रहता है। ऐसा मुट्ठी बंद जो है, ये डिटर्मिनेशन का इंडिकेशन है, संकल्प है। ये जो संकल्प है, इसी का है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को, इस डिवाइन मशीन को केयरफुली यूज करके हम इस मिशन को कंप्लीट कर देंगे। धीरे धीरे माँ बाप, रिलेटिव्स, कोई खिलौना लेके आ रहा है, कोई भोजन लेके आ रहा है, कोई कपड़ा लेके आ रहा है, तो धीरे धीरे कॉन्शसनेस से कनेक्शन घटते गया, मैटर से कनेक्शन बढ़ते गया, और एक समय आता है कि कॉन्शसनेस से कनेक्शन कंप्लीटली डोरमेंट हो जाता है, मैटर से कनेक्शन एक्टिव हो जाता है, और देखिएगा बच्चे का हाथ खुल जाता है। बच्चे का हाथ खुलना मतलब वो जो संकल्प था चैतन्य के साथ एकाकार होने का, जीवन यात्रा को कंप्लीट करने का, वो संकल्प भूल गया। तो ये जो साधु संत जो घर द्वार छोड़ करके समाज सेवा में लग जाते हैं, उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि इतना डिवाइन पॉसिबिलिटी को लेकर के मनुष्य अपना जो नर्क है खुद खोद रहा है। अब डिवाइन पॉसिबिलिटी, डिवाइन संभावना वाले मनुष्य अननेसेसरी अपने जीवन को नर्क बनाने में लगा हो, तो साधु संतों में प्रेम सहज हो जाता है, प्रेम स्वाभाविक हो जाता है कि मुझे कुछ करना ही होगा, इनकी चेतना को जगाना ही होगा। इसलिए लोग साधु संत बनते हैं। अगर इस उद्देश्य से लोग साधु संत नहीं बनते हैं, इस मिशन में नहीं लगते हैं, तो उनका साधु बनना और ना बनना बराबर ही है। तो मौलिक उद्देश्य है इस सिस्टम को समझने का कि इस ग्रंथि का जो वैल्यू है वो 90% स्पिरिचुअल है। बायोलॉजिकली ये जो ग्रंथि है, ये दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है। एक को बोलते हैं मेलाटोना, दूसरे को बोलते हैं सेराटोना। मेलाटोना और सेराटोना। मेलाटोना जो है वो रिलैक्सिंग हार्मोन है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, और ये एक्टिव होता है डार्क में। और सेराटोना क्या करता है? एक्टिवेटिंग हार्मोन है, बॉडी के सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और सेराटोना लाइट में काम करता है। ये मेलाटोना और सेराटोना दोनों हमारे जीवन को दिन और रात के साथ सामंजस्य बनाने में मदद करता है। इसलिए दिन में बॉडी एक्टिव रहता है और रात में बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। जैसे ही बॉडी रिलैक्स होना शुरू होता है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन से लेकर के बॉडी तक
वो रीऑर्गेनाइज होता है और सुबह फिर से नई ऊर्जा बॉडी में पैदा होता है। तो ये जो मेलाटोना है ये रिलैक्सिंग हार्मोन है, सेरोटोना एक्टिवेटिंग हार्मोन है। और साधु संत इस मेलाटोना को बोलते हैं अमृत रस, क्योंकि ये हार्मोन जो है ये मेडिटेशन के लिए उपयुक्त हार्मोन है। क्योंकि बॉडी जब रिलैक्स रहेगा तो माइंड जो है अपनी गति में, माइंड की जो धारा है वो स्वाभाविक ही क्या बोलते हैं एक शांत अवस्था को प्राप्त करने लगता है। यहाँ शांत अवस्था का मतलब है इन्फिनिटी। जड़ का जो गति है वो सर्कुलर है, चैतन्य की गति क्या बोलते हैं सीधी है। तो मन सरल होने लगता है। मन का सरल होना ही साधुता का या आध्यात्मिकता का पहचान है। अगर बॉडी का तरंग दोनों लेवल में, साइकिक और फिजिकल लेवल में चैतन्य को प्रभावित नहीं करता है तो चैतन्य अपनी अवस्था में आ जाती है। इसलिए साधु संत इसको कहते हैं, ये जो ग्रंथि है, ये जो हार्मोन है, ये अमृत रस है, नेक्टार है। लेकिन सिचुएशन क्या बनता है, ये इतना प्योर ग्रंथि, ये हार्मोन है कि जैसे ही ये माइंड के संपर्क में आता है, अगर मन की अवस्था शांत नहीं है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे तक आ नहीं पाता है, बाकी ग्रंथियों को ये मेलाटोना हेल्प नहीं कर पाता है। मैक्सिमम लोग इस मेलाटोना का यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि मन को मैनेज करना नहीं जानते हैं, मन को शांत रखना नहीं जानते हैं। इसलिए रात्रि काल है 11:55 से लेकर के 12:45 तक का, ये जो मध्य रात्रि काल है, बायोलॉजिकली इस समय में ये मेलाटोना जो है वो एक्टिवली काम करता है। ये जो पिनियल ग्लैंड है, इसे मेलाटोना वो सहज भाव से रिलीज होना शुरू होता है। भोगी इस समय सोते हैं, जोगी इस समय इस हार्मोन को यूज करते हैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो ये जो मेलाटोना है ये एक्टिवली काम कैसे करेगा, इसके लिए मानसिक तैयारी की आवश्यकता है। यहाँ इस ग्लैंड के लिए कोई स्पेसिफिक आसन नहीं है, क्योंकि पहले मैं बताया बॉडी हम यहीं तक हैं, थायराइड ग्लैंड तक ही बॉडी है, पिट्यूटरी ग्लैंड में हम माइंड हैं और पिनियल में हम कॉन्शसनेस हैं। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ बहुत ज्यादा काम नहीं करता है। इसको एक्टिव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवोशन। डिवोशन के लेवल को मेंटेन रखना पड़ेगा। ये डिवोशन क्या है, मंदिरों में घंटी बजा देना या कुछ गा लेना, रिचुअल फॉलो कर लेना, ये डिवोशन नहीं है। डिवोशन एक मानसिक तैयारी है सृष्टि के हर एक अस्तित्व में सृष्टा को देखना। जब मानसिक तैयारी बन गई कि हर एक जीव की जो विकास की धारा है उस धारा में परम पुरुष भीतर से इन्वॉल्व हैं, एक्टिव हैं। जैसे मैं उस दिन क्लास में कहा था
वही परम पुरुष पत्थर में सोया हुआ है, वही परम पुरुष फूल में खिला हुआ है, और वही परम पुरुष बच्चे में हंस रहा है, वही परम पुरुष विकसित जीव में उसी परम पुरुष को खोज रहा है। तो इस सृष्टि की धारा में उनका प्रेजेंस को देखना, महसूस करना, ये ही कल्चर भक्ति है। दूसरा रिचुअल है, दूसरा हिपोक्रेसी है। अगर ऐसी तैयारी रहे तो न केवल रात में ये मेलाटोनिन जो है वो एक्टिवली दिन में भी काम करना शुरू कर देता है, और साधक का जो मानसिक धारा है वो जड़ से हट करके चैतन्य में बहुत सहज ही एस्टेब्लिश होने लगता है। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए मानसिक तैयारी की जरूरत है। सोशली जब आंख खुला हो, हर एक सृष्टि में उनको देखना, उनको महसूस करना। दूसरा जो ग्रंथि है पिट्यूटरी, विज्ञान इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली काम करता है अलग अलग लेवल में। लेवल मतलब फिजिकल, साइकिक और स्पिरिचुअल लेवल में। आप देखेंगे इस बॉडी में मोर और लेस 30 to 35 ईयर तक फिजिकल ग्रोथ होता है। ये 30 to 35 ईयर तक ये जो ग्रोथ हार्मोन है फिजिकल लेवल में काम करता है। उसके बाद ये ग्रंथि, ये जो हार्मोन्स हैं ये साइकिक लेवल में काम करना शुरू करता है। इसलिए 35 से लेकर के मोर और लेस 70 to 75 तक जब साइकिक लेवल में काम करता है तो मैच्योरिटी लेवल इस एज में ज्यादा रेशनल हो जाता है। लेकिन मजे की बात यह है क्योंकि मानसिक तैयारी भक्ति वाला नहीं रहता है, क्योंकि भक्ति किसी भी मनुष्य में अपने आप नहीं आएगा, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अगर मानसिक तैयारी नहीं है तो भक्ति नहीं जगेगी। क्या होता है कि 70 to 75 ईयर तक ये साइकिक लेवल में काम करता है। उसके बाद स्पिरिचुअल लेवल में जब मानसिक तैयारी नहीं है ये ग्रोथ हार्मोन काम करना बंद कर देता है। जब ग्रोथ हार्मोन काम करना बंद कर देता है तो ये जो माइंड है, इंटेलेक्चुअल लेवल है मनुष्य का, वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू होता है और मैच्योर लोग भी बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। अच्छे अच्छे लोगों को देखे होंगे जब वो जवान थे, इतना वो नॉलेज रखते थे, इतना ज्ञान बांटते थे, इतना उनमें रैशनैलिटी था, वो सबका सब कहाँ चला गया? बुढ़ापे में वो ज्ञान कहाँ चला गया? क्योंकि उस ज्ञान की धारा को, माइंड के फ्लो को हम सही दिशा में नहीं रख पाए, इसलिए वो रिवर्स हो गया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे नदी की धारा है, उसको हम समुद्र से लिंक नहीं रखेंगे तो उसका पानी धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है, पानी में सड़न आना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार मन की धारा को हम प्योर डिवोशन के लेवल में नहीं रखे, क्या होता है, ये
हार्मोन जब उस लेवल में एंटर नहीं कर पाता है तो नीचे स्वाभाविक रूप से चल पड़ता है और हर एक मनुष्य तथाकथित ज्ञानी से ज्ञानी लोग भी बच्चे की तरह व्यवहार करना शुरू करता है। कुछ लोग, बिरले लोग ऐसे हुए जिन्होंने अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखा, उनका ज्ञान अंतिम क्षण तक नीचे नहीं गया, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं, भले ही वो महाज्ञानी हो, वो ये बात भूल गए कि हमारी जो मन की धारा है वो भक्ति की धारा है, और अपने आप को सफरिंग में डाल दिया अंतिम क्षण में। बूढ़े लोग क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और कितना दिन तक अब रखोगे हमको, अब तो उठा लो, क्योंकि सफरिंग है, बॉडी बूढ़ा है, माइंड बच्चा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। जब बॉडी भी बच्चा था, माइंड भी बच्चा था, हार्मोनी बहुत अच्छा था। इसलिए अंतिम क्षण में मन का लेवल बच्चे के लेवल में ना चला जाए, अननेसेसरी सफरिंग साइकिक लेवल में ना हो, ये ग्रोथ हार्मोन को कंटिन्यूअसली काम करने देने की तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए, चूंकि पहले ही कह दिया था, ये जो ग्रंथि है ये साइकिक ग्रंथि है, फिजिकल प्रैक्टिस काम नहीं आता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन। कंटिन्यूअस मेडिटेशन ही आपके डिवोशन लेवल को बनाए रखेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब फिजिकल लेवल में ये जो हमारी ग्रंथि है थायराइड, ये ठीक ये जहाँ हमारा कंठ है इसके पीछे, इसका आकार ठीक उसी मटर के दाने के तरह होता है। इसका दो काम है, एक तो आयोडीन लेवल को मेंटेन करता है बॉडी में, दूसरा है थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। मैं लिख देता हूँ, थायरोक्सिन। कभी कभी अगर आयोडीन लेवल नीचे चला जाता है तो गले में एक इन्फ्लामेशन होता है और आवाज भारी हो जाता है। ये जो थायरोक्सिन है, इसका ओवर और अंडर सेक्रेशन, दोनों तरह का जो सेक्रेशन है, हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को प्रभावित करता है। अगर इसका सेक्रेशन ओवर हो गया तो आदमी हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसका बॉडी थीन होने लगता है, माइंड फ्यूचर में रहता है, माइंड प्रेजेंट में नहीं रहता है। अर्जेंटीना में कुछ हमारे स्टूडेंट थे, वो उनका जो थायराइड ग्लैंड था वो हाइपर एक्टिव था। अब जो हम अभी बोल रहे हैं उसकी चिंता उनको नहीं था, हम क्या बोलेंगे उसके बारे में वो सोच रहा था। तो वो ऐसे लोग फ्यूचर में रहते हैं, कल्पना में जीते हैं और वर्तमान को भूल जाते हैं। परम पुरुष जो है वो वर्तमान है, ओमनी प्रेजेंट है। और ठीक उल्टा होता है अंडर सिक्रेशन। जब इस हार्मोन का सिक्रेशन लेवल नॉर्मल से कम है तो बॉडी फैट हो जाता है और माइंड स्लो हो जाता है, लेजी हो जाता है, माइंड और बॉडी दोनों। इसलिए हाइपर और हाइपो, ओवर और अंडर, दोनों सिक्रेशन थायराइड का हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को इफेक्ट करता है। क्योंकि ये जो ग्रंथि है
ये फिजिकल ग्रंथि है, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज, अलग अलग तरह का जो आसन है वो इसको मदद करेगा। तो इसके लिए जो आसन है, दो तरह का आसन है। एक है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को कंप्रेस करता है। और इसके साथ ही दूसरा आसन है मत्स्य मुद्रा। मत्स्य मुद्रा क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को तान देता है, उसको इसमें तनाव पैदा कर देता है। तो संकुरन और तनाव दोनों एक साथ चलता है आसन के माध्यम से। ये दोनों जो आसन है, दोनों आसन जुड़ा हुआ है, अकेले नहीं करना है। एक बार तनाव, दूसरे बार संकुचन, बार बार करने से क्या होता है? इस ग्रंथि का मसाज हो जाता है। इस ग्रंथि का मसाज होने से ये हाइपर या हाइपो, ओवर या अंडर, दोनों सिक्रेशन नॉर्मल हो जाता है और उसका जो प्रभाव बॉडी पर है वो नॉर्मल हो जाता है। इसलिए जिस किसी को भी थायराइड का प्रॉब्लम है, ओवर सिक्रेशन या अंडर सिक्रेशन, उसके लिए बेस्ट आसन है सर्वांग आसन और मत्स्य मुद्रा। दूसरा ग्रंथि है थाइमस। ये थाइमस ग्रंथि जो है, थाइमस ग्लैंड जो है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी रिलीज करता है। बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर है, या बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, इसी ग्रंथि के माध्यम से डेवलप होता है। बॉडी में सफिशिएंट रेजिस्टेंस पावर नहीं रहने के कारण इजीली वायरस अटैक कर देता है इम्यून सिस्टम को। पिछले बार जो कोरोना आया था 2020 में, ये इस तरह का वायरस था। कोरोना का मतलब ही है कवर। यहाँ स्पेनिश में कवर को कोरोना बोलते हैं। तो ये जो वायरस था क्या करता था? सेल को कवर कर देता था, सेल को कवर करके उसके क्वालिटी को बदल देता था। इसलिए वैज्ञानिक ने इस वायरस का नाम दिया कोरोना। ये दूसरी चीजें हैं। अगर सफिशिएंट रेजिस्टेंस पावर नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है हमारे सिस्टम में, इजीली वायरस अटैक कर देता है बॉडी को। स्पेशली जो फीमेल बॉडी है, इसका डिजाइन इस तरह से सृष्टि में है, प्रकृति इस तरह से बनाया है। फीमेल बॉडी हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से ब्लड को बाहर निकालता है, बॉडी को प्योर करता है। तो संभावना है कि नर्वस सिस्टम, चूंकि ज्यादा डेंसिटी है इस फीमेल बॉडी में, नर्वस सिस्टम वीक होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए आप देखेंगे इमोशनली जो फीमेल हैं वो ज्यादा अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अगर उसको गुस्सा आएगा तो गुस्सा भी बहुत ज्यादा आएगा, प्रेम होगा तो प्रेम भी बहुत ज्यादा होगा। बीच का रास्ता बहुत कम ही लोगों को दिखेगा। तो बाबा कहते हैं कि जो नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए प्लस बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते रहे, ये फीमेल बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो आसन है इस ग्लैंड का, बाबा ने कंपलसरी आसन कर दिया फीमेल के लिए। मेल के लिए भी आवश्यक है, लेकिन फीमेल बॉडी के लिए आसन कंपलसरी आसन में आता है। बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडी डेवलप होते रहे, रेजिस्टेंस पावर मेंटेन रहे, इसके लिए आसन है जिसको बोलते हैं भुजंग आसन।
भुजंग आसन। भुजंग आसन कभी भी करिएगा तो केवल सांस लेते हुए ऊपर उठना, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना नहीं। जैसे ही सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर किए हैं, ये जो दोनों कंधा है इसको ऐसे खोलना है ताकि अनाहत चक्र में तनाव आए। कंसंट्रेशन अनाहत चक्र पर रखना है और 8 सेकेंड तक सांस को होल्ड कर देना है। जो सांस को 8 सेकेंड होल्ड कर दिए और बॉडी में खास करके इस ग्रंथियों में तनाव आ रहा है, तो साइकिक फोर्स और फिजिकल फोर्स दोनों फोर्स इस ग्रंथि में काम करता है और ये जो एंटीबॉडी है वो रिलीज होना और एक्टिव हो जाता है। इसलिए भुजंग आसन एक्सरसाइज की तरह नहीं करिएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप रिटेंशन में हैं 8 सेकेंड तक, वैसे ही धौने को खोल दीजिएगा। जितना हो सके कंसंट्रेशन अनाहत चक्र पर रखिएगा, तो इसका बेनिफिट डबल हो जाएगा। अब है दूसरा ग्रंथि, एड्रीनल। इससे जो हार्मोन निकलता है बोलते हैं इसको एड्रेनलिन। ये जो हार्मोन है ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायरेक्ट लिंक इस हार्मोन से है। ये हार्मोन इतना इंटरेस्टिंग है, साइकिक लेवल में भी ये ज्यादा एक्टिव है। फियर के केस में या बहुत अधिक चिंता हो गया उस केस में भी ये जो ग्रंथि है ये एड्रेनलिन रिलीज करना चालू कर देता है। आप देखेंगे कि कोई भय का माहौल आ गया, मान लीजिए घर में अचानक ही सांप घुस गया, तो देखेंगे कि मणिपुर चक्र में दर्द होता है। कभी कभी हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है भय के कारण। तो हार्ट अटैक की संभावना ना बने, बॉडी का इम्यून सिस्टम कोलैप्स ना करे, भय के स्थिति में ये ग्रंथि बहुत ही फास्ट एड्रेनलिन रिलीज करना चालू कर देता है। दूसरा है, आप देखेंगे फीवर में बॉडी एक्सटर्नली हॉट हो जाता है, क्योंकि जो अंदर की जो अग्नि है वो अग्नि का लेवल डाउन जाता है। जैसे ही अंदर का फायर कम हुआ, ऊपर एक हार्मोनी रखने के लिए बाहर का जो बॉडी है एक्सटर्नल बॉडी हॉट होने लगता है। जैसे ही अंदर का अग्नि कम हुआ, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को प्रोसेस करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। इसलिए आप देखेंगे बुखार के स्टेज में लोगों को भोजन खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि अग्नि अंदर घट गया है। तो अंदर का फायर लेवल कम होने के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर्ड नहीं है फूड को प्रोसेस करने के लिए। बुखार का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पूरा बॉडी ही हॉट हो गया है, अंदर कूल हो गया है, अंदर का अग्नि डाउन चला गया है। इसीलिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार हैं, कुछ ट्रेडिशनल उपचार हैं। बुखार में क्या करते हैं, गर्म पानी में कुछ मेडिसिन डाल करके वो पैर को डाल देते हैं। धीरे 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 टेम्परेचर अंदर से भीतर जाएगा और टेम्परेचर को डाउन से अप करेगा। तो मेरे कहने का मतलब था, ये फिजिकल और साइकिक लेवल में बहुत एक्टिव रहता है। इसीलिए प्रकृति ने ये ग्लैंड दो दे दिया है। दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है।
और ये ग्लैंड एक्टिवली काम करे, मतलब सफिशिएंट एड्रेनलिन रिलीज करते रहे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वेल मेंटेन रहे, इसके लिए आसन है, इसको बोलते हैं मयूर आसन। जोगी लोगों ने ये जो मयूर है, मोर है, उसको ऑब्जर्व किया। कभी कभी रास्ते का पत्थर वो खा लेता है और पत्थर खा करके पचा भी लेता है। तो वही पोस्चर जोगी अपने बॉडी पर ट्राई किया, देखा उसका डाइजेशन स्ट्रांग हो गया। तो दोनों ही कहुनी के माध्यम से क्या किया, दोनों एड्रिनल को प्रेस करके बॉडी को पैरेलल कहुनी के बल पर छोड़ दिया। तो अंडर प्रेशर जो होता है, दोनों एड्रिन क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड धीरे 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 नॉर्मल फंक्शन में आता है। ये परफेक्ट आसन है एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करने का, मयूर आसन। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका बॉडी मयूर आसन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, वो धनुर आसन ट्राई कर सकते हैं। मतलब 100% इफेक्ट नहीं होगा मयूर आसन के तरह, लेकिन कुछ इफेक्ट जरूर होगा। लेकिन कोशिश करते करते मयूर आसन में आप मयूर आसन को कर सकते हैं। थोड़ी समस्या होगी, यहाँ से मैं सिखा नहीं सकता टेक्निक, क्योंकि थ्योरी में बहुत बताना है। तो मयूर आसन इस ग्रंथि के लिए परफेक्ट आसन है, मयूर आसन। मयूर आसन से न केवल डाइजेशन स्ट्रांग होगा, भय वृत्ति पर भी नियंत्रण होगा, क्योंकि इन चक्र से भय वृत्ति कंट्रोल होता है मणिपुर से। मैं इस पर आऊंगा थोड़ी देर के बाद। अब और जो नेक्स्ट ग्लैंड है उसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ये जो पैनक्रियाज है ये इंसुलिन रिलीज करता है। हमारे लीवर में एक सिस्टम है जो बाइल्स रिलीज करता है और जो डाइजेस्टिव फ्लूइड रिलीज करता है। कभी कभी जो सफिशिएंट बाइल्स नहीं होने के कारण जो बॉडी में जो फूड में जो टॉक्सिन है वो सेपरेट नहीं हो पाता है। बाइल्स का काम है फूड के टॉक्सिन को सेपरेट करना, ताकि डाइजेस्टिव प्रोसेस इजी हो। तो कभी कभी हमारा जो भोजन है उसमें अत्यधिक तेल, अत्यधिक एसिड की अगर संभावना बढ़ जाती है, तो इंसुलिन क्या करता है, बाइल्स के साथ मिल करके टॉक्सिन को सेपरेट करता है भोजन से, ताकि डाइजेस्टिव प्रोसेस इजी हो। और मूल काम इंसुलिन का है शुगर को ग्लूकोज में बदलना। अब इंसुलिन शुगर को ग्लूकोज में ना बदल करके बाइल्स के साथ मिल करके टॉक्सिन को सेपरेट कर रहा है, ताकि डाइजेस्टिव प्रोसेस इजी चले, स्मूथ चले। सारा का सारा शुगर ब्लड में एंटर कर जाता है, जिसको डायबिटीज कहते हैं। अब उस शुगर को फिर से ग्लूकोज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। तो पहला काम करना है कि भोजन में अधिक तेल या गैस बनने की संभावना वाला भोजन अंदर ना जाने दें। एसिड और गैस फॉर्म करता है, वो समझिए कि वो इंसुलिन को शुगर को ग्लूकोज बनाने में मदद नहीं करने देता है। इसलिए भोजन बहुत आवश्यक है। दूसरा है
कि इस ग्रंथियों से सफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस होते रहे, उसके लिए आसन है जिसको बोलते हैं गोमुख आसन। गोमुख आसन। ये जो डायबिटीज है ना, डायबिटीज एक रॉयल डिजीज है। अमीर आदमी को डायबिटीज ज्यादा होता है क्योंकि वो फिजिकल काम नहीं करता है, न्यूट्रिशन ज्यादा खाता है। तो गरीब लोगों को देखिएगा डायबिटीज कम है, अमीर लोगों को डायबिटीज ज्यादा है। इसलिए डे टू डे लाइफ में हर व्यक्ति को फिजिकल वर्क भी अवश्य करना चाहिए। दिखावटी ड्रामा नहीं करना चाहिए कि हम बहुत रिच हैं इसलिए हम 2-4 नौकर रखेंगे, हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। फिजिकल काम में इन्वॉल्व अवश्य ही होना चाहिए। दूसरा है कि ये इंसुलिन को आपके जो बॉडी में जो नेचुरल शुगर है उसको ग्लूकोज में बदलने का मौका देना चाहिए। इसलिए क्या करना है, आपका जो इनटेक है, आपका जो भोजन है, उसमें गैस और एसिड बनने की संभावना कम हो। अंतिम जो ग्रंथि है सबसे नीचे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड है, क्योंकि ये जो क्रिएशन है ये साइकिक प्रोजेक्शन है परम पुरुष का, क्रिएटर का। तो क्रिएशन के प्रोसेस में अगर टेंडेंसी, साइकिक टेंडेंसी एक्सट्रोवर्टिव होता है तो ये ग्रंथि बाहर के तरफ डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं टेस्टिकल। अगर इंट्रोवर्टिव टेंडेंसी डोमिनेट करता है, इंट्रोवर्टिव टेंडेंसी स्ट्रांग हो जाता है, तो यही ग्रंथि अंदर की तरफ डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं ओवरी। तो इसका कारण साइकिक है। तो एक्सटर्नल पार्ट इस ग्रंथि का टेस्टिकल भी कह सकते हैं, और इंटरनल पार्ट ओवरी। दोनों डेवलप इसी प्रकार होता है। अगर साइकिक टेंडेंसी एक्सट्रोवर्टिव हो, ये बाहर जाएगा, इंट्रोवर्टिव हो, अंदर जाएगा। और दोनों अलग अलग तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी से जो हार्मोन डेवलप होता है उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन बॉडी के लिम्फ के कांटेक्ट में आकर के रिप्रोडक्टिव केमिकल को प्रोड्यूस करता है। ये सीमेन बनाता है, ये क्या बोलते हैं, ओवुलास बनाता है। ये जो हार्मोन है ये इस क्रिएशन के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। न केवल ये हार्मोन जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल को भी कंट्रोल करता है। ये ग्रंथि ठंड वाले कंट्री में मोर और लेस 14 साल में डेवलप होता है, गर्म कंट्री में 12 साल में। इसलिए आप देखिएगा 12 साल से नीचे के जो बच्चे बच्चियां, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि ये ग्रंथि अपने फॉर्म में नहीं आया है। तो अगर ये ग्रंथि सही से काम करता है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन सही से काम करता है, तो पहला चीज क्या होगा, मनुष्य रेस्पॉन्सिबल होगा, मनुष्य ज्यादा रेशनल होगा।
अगर ये ग्रंथि सही से काम नहीं करता है, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन का लेवल नॉर्मल नहीं है, तो कभी कभी आप देखिए बॉडी है मेल का, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है फीमेल के तरह है, या बॉडी फीमेल का है, उसका एटीट्यूड मेल के तरह है, और उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल है, रेशनलिटी लेवल है, वो भी बहुत ज्यादा रेशनल नहीं रहेगा। इसलिए ये ग्रंथि फिजिकल भी है और साइकिक भी है, क्योंकि रेशनलिटी लेवल मनुष्य का अलग अलग एज में भी यहीं से कंट्रोल होता है। कभी कभी मनुष्य का बॉडी जो है मनुष्य की तरह है, वो ना तो मेल है ना फीमेल है, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो बॉडी में ये फीमेल और मेल हार्मोन का नॉर्मल नहीं होना साइकिक डिफॉर्मेशन का भी कारण होता है, फिजिकल डिफॉर्मेशन का भी कारण होता है। इसलिए ये दोनों हार्मोन सही से काम करे, इसके लिए आसन है जिसको बोलते हैं जानुशीर आसन। जानुशीर आसन। तो जैसा कि मैं पहले ही बताया, आसन से, फिजिकल पोस्चर से आप थायराइड ग्लैंड तक के ग्रंथियों को, यहाँ तक के ग्रंथियों को मैनेज कर सकते हैं, और आसन भी आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से कौन सी ग्रंथि आपका सही से काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो साइकिक ग्लैंड है, स्पिरिचुअल ग्लैंड है, इसके लिए मेडिटेशन और डिवोशन, इस दोनों के फ्लो को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। दूसरा चीज है, ये जो साइकिक पार्ट है, सबसे पहले समझ लीजिए चक्र क्या है। चक्र एक साइकिक सेंटर है जहां से वृत्तियों का निर्माण होता है। वृत्ति का निर्माण कैसे होता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हर एक चक्र जो है, जो साइकिक सेंटर है बॉडी में, ये सृष्टि के अलग अलग एलिमेंट से लिंक रहता है। इसीलिए बोलते हैं जो बॉडी है अपने आप में मिनी यूनिवर्स है। तो ये जो मूलाधार चक्र है, ये सॉलिड से लिंक है, स्वाधिष्ठान लिक्विड से लिंक है, मणिपुर फायर से लिंक है, अनाहत एयर से लिंक है, अलग अलग एलिमेंट से लिंक्ड है। अब उदाहरण के लिए, क्योंकि सारे चक्रों के बारे में बताऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, उदाहरण के लिए ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इसका लिंक लिक्विड फैक्टर से है। अब बाहर का लिक्विड फैक्टर और उसका जो साइकिक कंट्रोल में जो कोऑर्डिनेशन होता है, इस कोऑर्डिनेशन के कारण चक्रों में तरंग पैदा होता है। इन्हीं तरंगों की संख्या हमारे वृत्ति की संख्या है। इसलिए मैं कहा था कि ये जो वृत्तियां हैं आसमान से नहीं गिरता है, ये एक सिस्टम है। और मूलाधार चक्र, ये जो साइकिक सेंटर है, ये सॉलिड के साथ कोऑर्डिनेशन करता है। सॉलिड, क्योंकि सॉलिड थोड़ा ज्यादा क्रूड है, लिक्विड थोड़ा ज्यादा सटल है, तो नेचुरली यहाँ का वाइब्रेशन यहाँ से थोड़ा कम होगा। इसका मतलब यहाँ वृत्तियों की संख्या कम होगी, यहाँ थोड़ा ज्यादा होगी, यहाँ थोड़ा और ज्यादा होगी। जैसे जैसे अलग अलग सूक्ष्म तत्वों से इन चक्रों का सामंजस्य होता है, तो तरंगों की संख्या में विस्तार होता है। इसलिए
मूलाधार में 4 वृत्तियां हैं, स्वादिष्ठान में 6 हैं, मणिपुर में 10 हैं, अनाहत में 12 हैं, विशुद्ध में 16 हैं, और यहाँ पर 2 हैं। आप बोलेंगे यहाँ 2 ही क्यों है? क्योंकि जो माइंड है ना, ये लिंक है कॉन्शसनेस और मैटर का। 2 ही अट्रैक्शन वहां बच जाता है, जिसको बोलते हैं परा और अपरा, जड़ का आकर्षण या चैतन्य का आकर्षण। इसलिए यहाँ केवल 2 वृत्तियां हैं। तो पहले समझ जाइए कि चक्र क्या है। चक्र एक साइकिक सेंटर है जो सृष्टि के अलग अलग तत्वों से सामंजस्य रखता है। वृत्ति क्या है? इन साइकिक सेंटर का जो कोऑर्डिनेशन है अलग अलग तत्वों के साथ, उसके रिजल्ट में जो तरंगें पैदा होता है, उन तरंगों की संख्या हमारी वृत्तियां हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां मणिपुर चक्र तक ये जड़ वृत्तियां हैं। जड़ वृत्तियां हैं। मैं स्वाधिष्ठान चक्र की बात कर रहा था। यहाँ 6 वृत्तियां हैं। इसको बोलते हैं अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता। ये 6 वृत्तियां यहाँ हैं। अब मान लीजिए कि आपके फैमिली मेंबर में किसी भी व्यक्ति में इनमें से कोई भी वृत्तियां दिखाई पड़े, डिसओबीडियंट है, क्रूएल है, किसी चीज में अननेसेसरी इंडल्ज हो जाता है। कितना बताया? अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, हमेशा अविश्वास करता है दूसरे पर। इन वृत्तियों में से कोई भी वृत्ति अगर देखें अपने किसी फैमिली मेंबर में, तो तुरंत समझ जाए ये स्वादिष्ठान चक्र इसका कमजोर है। स्वादिष्ठान चक्र का लिंक ये है पैनक्रियाज से। तुरंत उसको गोमुख आसन करवाना शुरू करें। और सात्विक लेवल पर सत्संग, जम नियम तो आवश्यक है ही, उसके माहौल को बदलें। फिजिकल लेवल में गोमुख आसन करवाना शुरू करें। तो ये जो सृष्टि का अलग अलग तत्व है, मान लीजिए यहाँ फायर है, यहाँ एयर है, यहाँ ईथर है। इसके बाद क्या है? इसके बाद माइंड का 3 लेवल है। क्योंकि जो माइंड है ना, माइंड अपने आप में कुछ है ही नहीं। अलग अलग वृत्तियों को मिला करके माइंड बनता है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया क्या है? अलग अलग स्टेट का कॉम्बिनेशन है इंडिया। सारे स्टेट अगर सेपरेट हो जाए तो इंडिया डिसअपियर हो जाएगा। उसी प्रकार अलग अलग वृत्तियों का समावेश ही मन है। ये मन अगर जड़ वृत्तियों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट है तो वहां क्या होता है? मन के 3 स्टेजेस हैं। इमोशन, मन का थोड़ा एडवांस स्टेज क्या है? रेशनलिटी। और बहुत एडवांस स्टेज क्या है? लव। और जो सहस्रार चक्र है, ये है प्योर लव। मैं तो शायद पिछले क्लास में बताया था कि बाबा बोला करते थे, आई लव एवरीवन बट आई डोंट लाइक एवरीवन। जो लाइकिंग डिसलाइकिंग है वो इस लेवल में काम करता है। इमोशन, पर्सनैलिटी या लव डिपेंड करता है किस स्टेज में माइंड है। तो मेरा कहना है कि अलग अलग क्या बोलते हैं, तत्वों के साथ जो सामंजस्य है हमारे चक्रों का, वही सूक्ष्म या
स्थूल वृत्तियों को जन्म देता है। यहाँ अनाहत चक्र में 12 वृत्तियां हैं। आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, लोलता, कपटता, वितर्क, अनुताप। ये मिक्स वृत्तियां हैं, अच्छे और बुरे। तो इन वृत्तियों को शायद एक किताब है, माइक्रोबायोटा या कुछ किताब है, योगा साइकोलॉजी में भी मिल जाएगा। वृत्तियों को आप लोग देख लीजिएगा। और हर एक एलिमेंट्स का अपना खुद का तरंग होता है। जैसे ये पृथ्वी है, इसका खुद का अपना गति है। अपने गति को मेंटेन करने के साथ साथ ये सूरज के चारों तरफ घूम भी रहा है। 2 तरह का गति है। तो इन तत्वों का जो अपना तरंग है उसी को बोलते हैं तन्मात्र। ये जो सॉलिड है, यहाँ स्मेल है, लिक्विड में टेस्ट है, फायर में फॉर्म है, एयर में टच है और एथर में साउंड है। फिजिकल लेवल तक में इन तन्मात्राओं से, तन्मात्र क्या है? अलग अलग तत्वों का अपना तरंग। इन तत्वों के स्पेसिफिक तरंगों के साथ इस बॉडी का लिंक रहे, इसलिए नेचर ने अलग अलग सेंसरी ऑर्गन बनाया। स्मेल के लिए नाक है, टेस्ट के लिए जीभ है, फॉर्म के लिए आंख है, टच के लिए स्किन है, साउंड के लिए कान है। लेकिन सूक्ष्म तन्मात्राओं में जाने के लिए इन सारे दरवाजे को बंद करना पड़ता है। केवल घर का दरवाजा बंद करने से काम नहीं चलेगा। जो बॉडी में दरवाजे हैं, ज्ञानेंद्रियां जो दरवाजा है, जो हमारे मन को हमेशा ही इन तत्वों के तरंगों को या कहिए तन्मात्राओं से लिंक रखता है और संस्कार पैदा किए जा रहा है। यही जो लिंक है, ये खत्म कैसे होगा? दरवाजे को बंद कर देना है। तो दरवाजा जब बंद करेंगे तब माइंड धीरे धीरे इमोशन के लेवल से उठ करके रेशनैलिटी में जाएगा, रेशनैलिटी से उठ करके लव में जाएगा, धीरे धीरे लव के फ्लो में ही रह जाएगा। इसीलिए हर एक साधक को कहा जाता है कि ध्यान में इन सारे दरवाजे को बंद कर देना है। इस बॉडी के प्रति जो आकर्षण है मनुष्य का, वो क्यों है? क्योंकि वो यूज करता है। अर्णवानंद सोच रहा है कि ये बॉडी अर्णवानंद का है। आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये बॉडी अर्णवानंद का है आपका? क्योंकि मेरा मन इस बॉडी को यूज कर रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं ये बॉडी ही अर्णवानंद है। जब तक किसी भी चीज को आप यूज करते हैं, उस पर आप ऑथोरिटी स्वतः ही स्वीकार करने लगते हैं। मैं ये घर यूज कर रहा हूं इसलिए लगता है ये मेरा घर है। ये जो बॉडी यूज कैसे करता है आदमी? इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से। ये जब इंद्रियां बंद कर देंगे यूज करना, इंद्रियों का संपर्क अगर टूट जाएगा तन्मात्राओं से, तो बॉडी से आकर्षण धीरे धीरे घटने लगता है। जैसे मान लीजिए ये बार बार सोच रहा हूं कि ये पेन मेरा है क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं। मैंने किसी को दान कर दिया, अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं। अब इस पेन से आकर्षण मेरा धीरे धीरे घटने लगेगा। उसी प्रकार बॉडी अगर हम यूज नहीं कर रहे हैं, सारे इंद्रियां बंद हैं, तो बॉडी से आकर्षण घटने लगेगा और वहीं से
जो मन की धारा है जड़ से उठ करके चेतन की तरफ जाएगा। तो ये जो अलग अलग चक्र हैं, ये चक्र विशुद्ध चक्र तक क्या करते हैं, भौतिक तरंगें पैदा करते रहता है। इसलिए इन भौतिक तरंगों के माध्यम से हमारा मन अट्रैक्ट ना हो, क्या करना पड़ता है, फिजिकल लेवल में तैयारी करना पड़ता है कि सारे इंद्रियों को बंद कर दीजिए मेडिटेशन में, और उस अनंत को खोजना चालू करिए। सांस के माध्यम से, खास करके जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हैं, उस खोज में निकलिए, उस विराट के खोज में। कहीं वो विराट मिलेगा नहीं, ना तो उसका आदि है ना अंत है, खुद ही मन विराट होने लगेगा। मन का विस्तार ही प्रेम कहलाता है। प्रेम कोई भाषा नहीं है। जैसे जैसे मन का विस्तार होने लगेगा, प्रेम स्वाभाविक होने लगेगा। तो ये जो चक्र है, ये चक्र इतना इंटरेस्टिंग है कि हमारे सांस से जुड़ा हुआ है। जो लेफ्ट है, लेफ्ट का जो चैनल है, इसको बोलते हैं ईड़ा, राइट वाला जो चैनल है इसको बोलते हैं पिंगला। ये दोनों नाड़ी एक हर एक चक्र पर क्रॉस करता है। एक हुआ फिजिकल, दूसरा हुआ साइकिक। जो लेफ्ट है वो साइकिक है और राइट फिजिकल है। दोनों का जो क्रॉसिंग होता है अलग अलग चक्र पर, यही साइकिक और फिजिकल एग्जिस्टेंस में हार्मोनी रखता है, जिसको हम इंडिपेंडेंट लाइफ के रूप में स्वीकार करते हैं। लाइफ क्या है? साइको फिजिकल एडजस्टमेंट। तो ये जो साइको फिजिकल एडजस्टमेंट यहाँ अनंत में जाकर के खत्म हो जाता है, एक हो जाता है। इसलिए इसकी जो धारा है ईड़ा और पिंगला का, वो यहीं तक पिट्यूटरी ग्लैंड तक ही है, यहीं ये खत्म हो जाता है। एक स्पिरिचुअल चैनल है जो सहस्रार तक को कनेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं सुषुम्ना। इसलिए ये एक अलग एस्पेक्ट है। अगर उसमें जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। बायोसाइकोलॉजी में इतना तक ही समझिए कि ये जो हमारा जो साइकिक तरंगे हैं, जो वृत्ति के रूप में अलग अलग चक्रों से जुड़ा रहता है, ये मानसिक बीमारी का कारण ना बने, और मानसिक बीमारी के बाद उसका फ्लो फिजिकल लेवल में ना आए। जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हर एक बीमारी साइकोसोमेटिक है, 90% साइकोसोमेटिक है। वो साइकिक लेवल से उठ करके हमारे बॉडी तक ना आए, ये साइकिक लेवल में ही उसको कंट्रोल कर देना है। तो अब हर एक वृत्तियों का अगर नाम लिखने लगेंगे या बोलने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्व करिएगा कोई भी वृत्ति आपके पर्सनालिटी करता है। 50 वृत्तियां हैं, 50 में से एक आध वृत्तियां डोमिनेटिंग हो जाता है। कोई आदमी चिड़चिड़ा है तो क्या है, जो क्रूरता है वृत्ति, उसके बाकी वृत्तियों पर हावी है। कोई आदमी हमेशा ही इनसिक्योर रहता है, सब कुछ रहने के बाद भी हमेशा सोचता है कि सब कुछ लूज कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, होपलेसनेस। तो वृत्तियों का प्रभाव आपके हेल्थ को इफेक्ट ना करे, वहीं से काट देना है। तुरंत आसन को चूज करना है और आसन को चूज करके फिजिकल लेवल में उसका प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। ये जो बायोसाइकोलॉजी है, ये इतना इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। इन चक्रों के दादा बारे में
जी जी, हैंड रेज किए हैं दादा। एक और चीज बोलना है, क्योंकि जी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, तो हम लोग जी। चाहेंगे कि इसको और 2-3 क्लास में हाँ, आप लें तो बेटर होगा, आई थिंक। इसलिए एक क्लास में संभव जी नहीं था। जी दादा, मैं भी यही कहने जा रही थी कि हम आज का सिलेबस जो है अप टू जो आपने ग्रंथि कराया वहां तक रखते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास है दादा आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा वृत्तियों को लेकर, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मतलब समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है, बट उसको पूरा एब्जॉर्ब करना, और थोड़ा उसको आपको भी लग रहा है कि समय कम है, तो वो दादा थोड़ा सा आपको 1-2 क्लास और लेना पड़ेगा इसका। तो ऐसा करते हैं, ये जो साइकिक पार्ट है ये इतना इंटरेस्टिंग है, इतना डीप है, ये टाइम टेकिंग भी है। हम लोग किसी और दिन इसको फिक्स करेंगे। जी दादा। नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट ये थर्सडे दादाजी। इस पार्ट में अगर किसी को किसी तरह का क्वेश्चन है, जी जी ये 10 मिनट में आप लोगों का जो भी क्वेरी है जी उसको करते हैं, इसको यहीं स्टॉप करेंगे। जी दादा। थैंक यू दादा। थैंक यू वेरी मच दादा। और नमस्कार प्रद्युमन दादा, बड़े दिनों बाद आपको देखने को मिला। नमस्कार दादा, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका माइक म्यूट है दादा। हाँ, आज थोड़ी फुर्सत हमको थी, याद भी आ गया। और तो आज वर्षा भी हो रही है, चुपचाप बैठे थे तो संजोग से याद आ गया, तो तुम लोगों के साथ बहुत दिन से जुड़े नहीं थे तो जी जुड़ जी भी गए। और अर्नवानंद जी का क्लास देख के बड़ी खुशी हुई, बड़ी आंतरिक खुशी मुझे हुई कि हमारे युवा सन्यासी किस तरह से दर्शन में पारंगत हो रहे हैं। और इसको अ, अपने माध्यम से लोगों के बीच बांट रहे हैं। मुझे बड़ी अपने युवा सन्यासियों पर गर्व आज हो रहा है। बहुत बढ़िया। जी दादा, थैंक यू दादा। अ, नमस्कार दादा जी, आपका आज ही चर्चा हम लोग कर रहे थे। हरिप्राणानंद दादा यही हैं, मैं अभी ब्राजील में हूँ अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं ओहो। हैं, शायद आपसे भेंट भी करेंगे। हाँ देखिए, हाँ। वो साथ ही आप देखने का, और बाबा ने आपको ऑनलाइन भेज दिया। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्लास आपका, बहुत बढ़िया। इतनी जी हमको दादा। आंतरिक खुशी हुई जी दादा। आप लोगों का आ, यह देख के कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई हमको। जी नहीं दादा, और हम लोग क्या है, आप लोगों का जो लेवल है वो, उस पर हम लोगों को जाने में बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कर रहे हैं। हाँ, दादा, मेरा एक प्रश्न है। जी बहुत एक्चुअली मैं खुद योगा में एडवांस एंड डिप्लोमा करी हुई हूँ, और मैं तो सारे आसन को करती हूँ। बाबा का मैंने काफी सारे बुक्स पढ़े हैं। हम्म, दादा भी मुझे एक बुक दिए थे, प्रद्युम्न नारायण दादा, उसको भी मैं पढ़ी हूँ, डीप स्टडी करी थी। मैं आपसे आपके जितने आसन बोले मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ। बट बड़ा ही एक मिथ फैला हुआ है अनमार्क हम्म, सोसाइटी में कि जी जैसे सर्वांग आसन महिलाएं नहीं कर सकती हैं, हलासन नहीं कर सकती हैं, और पश्चिमोत्तासन, बहुत सर हर आसन का अपना एक इम्पोर्टेंस है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे ग्लैंड सब ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है, तो दादा आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। दीदी, स्पेसिफिक डिजीज अगर कोई है, जैसे मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, इस केस में केवल बाबा बोले हैं सर्वांगासन नहीं करना है। जी दादा। बाबा कहीं नहीं बोले हैं कि फीमेल को आसन सर्वांगासन नहीं। एग्जैक्टली। अगर बाबा कहीं लिखे हैं तो अलग बात है। बाबा नहीं दादा, बाबा कहीं नहीं लिखे हैं, और मैं चाहती थी कि आप आचार्य हैं, आप इस लाइन को क्लियर करें, क्योंकि जी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत मिथ। और दादा मैं इसलिए आप जो बोल रहे हैं, मैं बाबा का जो यौगिक चिकित्सा, द्रव चिकित्सा में देखी हूँ, बाबा ने जी कई एक डिजीज के पास सर्वांग आसन का मेंशन किया है। और मेरा ये कहना ये है
कि कोई अगर बोल रहा है कि आप 50 बरस में 50-55 बरस तक आपने किया नहीं और आप तब आसन कर ले, तो असंभव है कि आप सर्वांगासन कर पाएंगे या फिर कोई चक्रासन असंभव या नहीं है। ये। जी हर आसन को ट्राई करते करते वो आसन परफेक्ट होना शुरू जी होगा। जी भले ही 50 साल के बाद तुरंत परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, लेकिन करते करते उसमें परफेक्शन आएगा। जी दादा, थैंक इसलिए यू। बाबा ने कहीं नहीं कहा है कि महिलाएं ये आसन नहीं करेगी, वो आसन करेगी। जी स्पेसिफिक सिचुएशन में बाबा बोले हैं कुछ आसन है अवॉइड करना है। अगर वो एग्जैक्टली। सिचुएशन कंप्लीट हो गया और क्लियर हो गया, जी फिर से शुरू कर सकते हैं आसन। बिल्कुल बिल्कुल दादा, थैंक यू सो मच दादा, सच ए वंडरफुल क्लास, बहुत मतलब क्लियर, मतलब क्रिस्टल क्लियर है दादा। आपके आपका जो समझाने का जो शैली है, जिस तरीके से आप बताते हैं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आई थिंक अदर लोगों को मैं चांस देती हूँ। मंजू दीदी अनम्यूट करी हैं। दीदी मंजू दीदी बोली। नमस्कार दीजिए, कितना दिनों के बाद भेंट हुआ ऑनलाइन। दादाजी, दादाजी क्लास बहुत अच्छी थी। और एक मैं प्रश्न था मेरा कि जी जी। जैसे जो लोग को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है और इनसिक्योरिटी फील करते हैं, उनके लिए कौन सा आसन बेस्ट रहेगा दादाजी? ये बताया था ना, ये सब जो वृत्तियां हैं स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। जो 6 वृत्ति में जानबूझ करके इसी को चुना, अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता, ऐसी वृत्तियां यही है। ऐसे लोगों को तुरंत गोमुख आसन का प्रैक्टिस करवाना चालू करवा दीजिए। जी दादाजी, जी जी। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। दादा, किसी भी कारण से जो आसन कर नहीं सकते, उसकी जी। जगह दूसरा आसन कौन सा ले सकते हैं? एज इसलिए वाइज बोला या डिजीज जी, वाइज कुछ चीजें नहीं कर सकते, तो उसकी जगह कोई और आसन उसी इफेक्ट को कुछ वो कुछ कर पाए। रिलेटिवली कुछ आसन कनेक्टेड हैं दूसरे से, कंप्लीटली नहीं लेकिन है। उसको अगर स्पेसिफिक डिजीज पता चल जाए कौन सा आसन नहीं कर पाते हैं, तो मैं दूसरा आसन उसको रिप्लेसमेंट के रूप में चूज कर सकता हूँ। लेकिन वो आप भी फील कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने जो आसन दिया है चर्याचर में, उसमें से 1-2 आसन आपको फिट बैठ जाएगा। तो तो अगर नेक्स्ट आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं तो हमको बता दीजिएगा पर्सनली, फिर मैं आपको उस आसन का रिप्लेसमेंट बता दूंगा। जी दादा। नेक्स्ट मीटिंग में पूछेंगे आपसे। जी जी। और कोई कुछ अपना किसी, अच्छा राकेश जी जी, दादा, राजेश दादाजी। ये यस नमस्कार राजेश जी। नमस्कार। वो अभी जो मीरा दीदी पूछी, तो वो जो हाइपो और हाइपर जो थायरॉक्सिन में जो होता है, तो क्या उसमें सर्वांग और मत्स्य मुद्रा कोई एक करना दोनों में पड़ता है हाइपो वाले के लिए? काम करेगा, हाइपो और हाइपर में दोनों में काम करेगा। ओवर दो- अंडर दोनों में सर्वांगासन और मत्स्य मुद्रा काम करेगा। जी जी, मतलब जब भी करना है दोनों करना है। दोनों जी, साथ में करना है। दोनों जी इंटरकनेक्टेड हैं जी। ठीक, ओके दादा, मेरा ठीक है एक तो रिक्वेस्ट था कि इस सब्जेक्ट पर दादा आप हमको आर्टिकल लिख कर दीजिए प्लीज। आप इतनी तैयारी के साथ आते हैं, अगर आप ये चीजें हमें लिख कर देंगे तो वो हमेशा के लिए डॉक्यूमेंटेड भी हो जाएंगी, जो हमारी नवचेतना में मैगजीन में भी छपेगा और आगे भी फ्यूचर में कभी कोई रेफरेंस के तौर पे देखना चाहेगा तो उसको पढ़ सकता है। ये अभी तो इतना दुनिया एडवांस हो गया है, इसको अभी तो शायद इसको रिकॉर्ड किए होंगे। क्योंकि आर्टिकल लिखने के लिए 2 चीजें हैं, एक तो समय बहुत चाहिए, उतना समय हम लोगों के पास होता नहीं है। दूसरा है कि नया किताबें बहुत पहले से साधु संत ने भी लिख रखा है। अब मैं भी यह कि किताब लिखूं फिर अपना नाम पब्लिश करूं, टाइम टेकिंग हो जाएगा। अच्छा, तो दादा जो आप नमस्कार। क्लास लेते हैं, जी जी, नमस्कार। मार्गवी दीदी हैंड रेज की हैं, मार्गवी दीदी हैंड रेज की हुई हैं। यस मार्गवी दीदी प्लीज नमस्कार क्वेश्चन। या नमस्कार दादा, आपका क्लास बहुत अच्छा था दादा। मैं साउथ धन्यवाद। इंडिया से बात कर रही हूँ। जी जी। दादा, आप एडर्नल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड का एक एक आसन आप बता दिया है।
और दूसरा आसन क्या क्या है, मीन्स एड्रेनल का रिप्लेसमेंट बताया था। मयूरासन जो नहीं कर सकते हैं वो धनुरासन कर सकते हैं, और जो थाइमस ग्लैंड में सर्वांगासन और मत्स्य मुद्रा नहीं कर सकते हैं, वो इस ग्लैंड में तनाव के लिए क्या बोलते हैं भुजंगासन भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन भुजंगासन के साथ मत्स्य मुद्रा जो है, कभी कभी पैर नहीं मुड़ पाता है तो पैर को लंबा ही रखिए, केवल जो हेड है उसको नीचे करके पीठ को उठाइए। अगर पीठ नहीं उठ सकता है तो पीठ के नीचे तकिया रख दीजिए और ऐसे कर दीजिए, तो तनाव और संकुचन दोनों होगा। धीरे 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 इस ग्रंथि पर प्रभाव पड़ेगा। ओके दादा, उस टाइम पे सर्वांगासन नहीं करना चाहिए, सिर्फ मत्स्य मुद्रा? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं आसन चुनना है जिसमें कि इसमें करना तनाव चाहिए, करना चाहिए। और संकुचन दोनों पैदा हो, वैसे आसन को चुनना पड़ेगा। मत्स्य मुद्रा जो नहीं कर सकते हैं, पैर मोड़ करके पैर लंबा ही रखें। हाँ इम्पोर्टेंट है ये ग्रंथि, इसलिए पैर पर ध्यान ना दें, इसमें तनाव कैसे आए उस पर ध्यान दें। कभी कभी अगर सर्वांग आसन नहीं कर सकते हैं तो एक आसन और बाबा दिए हैं, हलासन। हलासन में अगर बहुत पीछे पैर नहीं जाता है तो जितना जाता है उतना ही जाने दीजिए। ओके दादा। तो भार्गवी दीदी, करना है, दादा ये नहीं बोल रहे नहीं करना है, करना है। इफ नॉट एबल टू डू देन हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी आसन को, जैसे दादा ने बताया। जी, ओके दीदी, थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा लगा सबके साथ मिल करके, और Thank मुझे you. बहुत खुशी हुई प्रद्युमन दादा को भी देख करके, बाकी सबको भी देख करके। इंडिया में तो सबको करीब करीब मैं जानता था, लेकिन अब फिजिकली भेंट होना संभव बहुत कम हो पाता है। तो फिर हम लोग कभी मिलेंगे। जी दादा, सबको थैंक यू दादा, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार दादा। इसी टॉपिक को दादा 2-3 क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, कुछ जी, जी, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एंड काफी अच्छे से आपने बताया है। जी, थैंक यू दादा, नमस्कार, सभी को नमस्कार। नमस्कार दादा।